मेरा नाम है मुजाहिद और आज के इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूं एक बेहद दिलचस्प और पुरअसरार कहानी जिसे नाम दिया है लाल हवेली। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए इसे आखिर तक ज़रूर सुनें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वो खज़ा का मौसम था। दिन खुश्क थे और तेज़ हवाएं चल रही थीं और वो हवाएं दरख्तों से गिरे सूखे पत्तों को अपने साथ कहीं तो लिए जा रही थीं। मैं अपने घोड़े पर सवार उस सूखी बंजर ज़मीन पर अकेला सफ़र कर रहा था। मेरी मंजिल नज़दीक ही थी। वो मंजिल थी एक अजीब सी वीरान हवेली जिसे लोग लाल हवेली के नाम से जानते थे, क्योंकि वो हवेली लाल पत्थरों की बनी हुई थी। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं उस वीरान उजड़ी हवेली में क्या करने जा रहा हूँ। दरअसल मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था शहरयार मिर्ज़ा। वो उस घर का मालिक था। हम बहुत पुराने दोस्त थे, पर कई सालों से हम दोनों एक दूसरे से मिले नहीं थे। कुछ दिन पहले मुझे एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, मेरे अजीज दोस्त, मैं बहुत बीमार हूँ, बराए करम मुझसे मिलने आओ। मैं यहाँ बेबस हूँ, लाचार हूँ, आ जाओ वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, मुझसे मिलने आओ मेरे दोस्त। उस खत के नीचे शहरयार का नाम लिखा हुआ था। वो खत पढ़कर मेरी आंखों के सामने बचपन और जवानी के वो सारे दिन किसी फिल्म की तरह चलने लगे, जब शहरयार और मैं खूब मस्ती किया करते थे। लाल हवेली के बागीचों से हम मीठे आम और अमरूद तोड़ा करते थे, हरे हरे मैदानों में घुड़सवारी किया करते थे। उस हवेली के पास एक साफ पानी का बड़ा सा तालाब था जिसमें हम अक्सर गोते लगाया करते थे। तब शहरयार की एक बहुत खूबसूरत छोटी बहन थी जिसका नाम लैला था। शहरयार और लैला दोनों जुड़वा थे। लैला अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर अक्सर हम दोनों को खेलता देखती थी, मगर वो कभी हमारे साथ खेलने नहीं आई। मुझे लैला पसंद थी, मगर मैंने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे जैसे आम से दिखने वाले लड़के के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं लैला जैसी करिश्माती खूबसूरत लड़की से बात कर सकूं। उस वक्त वो लाल हवेली किसी अजीम मुसव्विर का बनाया हुआ एक खूबसूरत नमूना लगती थी, मगर इतने सालों में उसका क्या हाल हुआ होगा मैं भी नहीं जानता था। मैं पूरा दिन अपने घोड़े की पीठ पर सवार लाल हवेली की तरफ बढ़ता जा रहा था। काफी देर हो चुकी थी। दूर थका हुआ वो सूरज जमीन को चूमने लगा था और मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका था। मैं उस हवेली के पास तालाब के किनारे अपने घोड़े से नीचे उतरा। जिस तालाब में हम नहाया करते थे उसका पानी अब गंदा और काला हो चुका था। उसमें से अजीब तरह की बदबू आ रही थी। मैंने उस हवेली की तरफ देखा, शहरयार की वो लाल हवेली जो किसी जमाने में बेहतरीन फने तामीर का नमूना हुआ करती थी, वो अब किसी भूतिया घर से कम नहीं लग रही थी। उसकी दीवारों से, उसकी मीनारों से रंग उड़ चुके थे और वक्त की मार ने उस इमारत को काला कर दिया था। उसकी खिड़कियां किसी वीरान और उदास खोखली आंखों की तरह दिखाई दे रही थीं। शाम के उस अंधेरे में वो इमारत बेहद डरावनी लग रही थी। उसे देखकर मेरे जिस्म में डर की एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। मेरे सामने एक तंग सी सड़क थी जो एक लकड़ी के पुल के ऊपर से गुजरती हुई उस हवेली की तरफ जा रही थी। मैंने अपने घोड़े की लगाम थामी और पैदल ही उस घर की तरफ चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद मैं उस हवेली के पास पहुंचा। मैंने करीब से उस हवेली को देखा। वो हवेली बेहद ही खस्ता हालत में थी। उसकी दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं, जिनमें से एक दरार इतनी बड़ी थी कि उसने उस इमारत को 2 हिस्सों में बांटा हुआ था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा दोस्त शहरयार अभी भी उस हवेली में रह रहा था। मैं उस हवेली के दरवाजे पर गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और कुछ ही देर में हाथ में लालटेन लिए एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। वो उस हवेली का नौकर था। उसने सबसे पहले मेरे हाथ से मेरे घोड़े की लगाम ली और उसे ले जाकर अस्तबल में बांध दिया और उसे खाने को चारा और पानी दिया, और फिर उसके बाद वो मुझे घर के अंदर ले गया। हम दोनों कई सीढ़ियां चढ़कर उसके मालिक के कमरे तक जाने लगे। दीवारों में कई लैंप टिमटिमा रहे थे जिनसे भीनी भीनी सी रोशनी हो रही थी।
फिर एक लंबे कॉरिडोर से होते हुए हम एक कमरे के बड़े से लकड़ी के दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो गए। उस बूढ़े नौकर ने लकड़ी के दरवाजे को धकेला और वो दरवाजा एक आवाज करता हुआ खुल गया। अंदर मैंने देखा एक बड़ा सा कमरा था। उस कमरे में एक सोफा रखा हुआ था और उसमें एक आदमी बैठा हुआ था। पहले तो मैंने उस आदमी को पहचाना नहीं, मगर गौर से देखने के बाद मुझे समझ आया कि वो मेरा बचपन का दोस्त शहरयार मिर्जा था। मेरे दोस्त की हालत यकसर बदल गई थी। वो कमजोर और बीमार लग रहा था। हम दोनों हमउम्र थे, मगर वो मुझसे ज्यादा ही बूढ़ा लग रहा था। उसके बाल पक चुके थे, सफेद बिल्कुल मकड़ी के जाले जैसे दिखाई दे रहे थे। वो आंखें मूंदे सोफे पर बैठा हुआ था। मुझे लगा वो सोया हुआ है, मगर जैसे ही मैंने कमरे में अपने कदम रखे, शहरयार खड़ा हो गया और उसने अपनी आंखें खोले। कमरे में जल रहे लैंप्स की हल्की रोशनी में उसकी आंखें बेहद ही अजीब तरह से चमक रही थीं। मैं चलते हुए उसके करीब गया तो शहरयार मुझे देखकर बीमार और उदास से लहजे में बोला, मेरे सबसे पुराने और अजीज दोस्त, आओ, तुम्हारा इस्तकबाल है। पर वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। इसने मुझसे हाथ नहीं मिलाया और ना ही वो मेरे करीब आया। वो जहां पर खड़ा था वहीं पर खड़े खड़े बोला, मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैं बीमार हूं, इसलिए मैं तुम्हारे करीब आकर तुमसे गले नहीं मिल सकता। बराहे करम आराम से बैठ जाओ, थोड़ी देर में मेरा नौकर तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाएगा। कुछ देर आराम कर लेना, फिर हम दोनों रात के खाने पर मिलेंगे और ढेरों बातें करेंगे। मुझे खुशी हुई कि तुम आए मेरे दोस्त। मैं खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। वो फिर बोला, मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है। एक बहन है, मगर वो भी बीमार है। तभी एक लड़की अजीब ढंग से चलते हुए कमरे में आई। वो भी काफी कमजोर थी और उसकी आंखों में भी वैसी ही अजीब चमक थी। इसने काली पोशाक पहनी हुई थी जिसके कॉलर ने उसकी लंबी गर्दन को पूरी तरह से ढका हुआ था। उसने मेरी तरफ नहीं देखा। शायद उसे कमरे में मेरी मौजूदगी का कोई एहसास नहीं था। शहरयार ने उससे कहा, लैला, लैला पहचाना इसे? ये मेरा पुराना दोस्त है। मगर लैला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अजीब तरह से धीमे धीमे चलती हुई वहां से चली गई और दरवाजे से बाहर निकल गई। वो कुछ इस तरह से चल रही थी जैसे छोटे बच्चे भूत बनकर चलने का नाटक करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। वो जिस खामोशी के साथ कमरे में घुसी थी, उसी खामोशी के साथ वो कमरे से बाहर चली गई। लैला को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। एक वक्त था जब लैला मुझे बहुत पसंद थी, मगर उसकी ये हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लैला के जाने के बाद शहरयार ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया और बोला, ऐ खुदा, मेरी बहन को एक अजीब तरह की बीमारी है। वो आधी जाग रही होती है और आधी सोई हुई। उसके जिस्म का गोश्त सख्त हो चुका है। वो ठीक से हाथ पैर भी नहीं हिला सकती। मुझे डर है कि वो शायद ज्यादा जी नहीं पाएगी। उसके बाद शहरयार ने एक घंटी बजाई और उसका नौकर कमरे में आया। शहरयार मुझसे बोला, जाओ दोस्त, कुछ देर आराम कर लो, तुम थक गए होगे। जाओ, खाने के वक्त मिलते हैं। उसके बाद नौकर मुझे मेरे कमरे तक लेकर गया। मैं बिस्तर में लेट गया और करीब 1 घंटा मैंने आराम किया। मैं पूरे वक्त अपने दोस्त शहरयार और उसकी बहन लैला के बारे में ही सोचता रहा। वो दोनों ही अजीब लग रहे थे। मुझे उस घर में अब बेचैनी सी होने लगी, पर मैं वहां से उठकर जा नहीं सकता था। मेरे बचपन के दोस्त को अच्छा नहीं लगता। फिर कुछ देर बाद वो बूढ़ा नौकर मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर मुझसे बोला कि रात के खाने का वक्त हो गया है। मैं उठा और नीचे खाने की मेज पर गया। खाने की मेज पर मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा था। शहरयार ने मुझसे बातें की, मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में पूछा। शहरयार अभी खुश लग रहा था और मैं भी अब उसकी अजीब बहन और उस अजीब घर के बारे में बिल्कुल भूल चुका था। शहरयार ने उस घर में मेरा अच्छे से ख्याल रखा। कई दिन बीते, हम खाना खाते, ड्रिंक करते और खूब बातें करते थे। कभी उस घर की लाइब्रेरी में बैठकर हम किताबें पढ़ते, मैं मुसव्विरी करता, शहरयार गिटार बजाता।
इन दिनों मैंने लैला को दोबारा नहीं देखा और मैंने उसके बारे में पूछा भी नहीं। शहरयार कई सालों से अकेला था, इसलिए मुझसे मिलने के बाद वो अब बहुत खुश लग रहा था। वो हमेशा अच्छे दिनों के बारे में ही बातें किया करता था। हम उन दिनों की बातें किया करते थे जब हम छोटे बच्चे थे। मगर कभी कभी शहरयार बोलते बोलते चुप हो जाता। वो कभी एकदम अपने सामने घूरता रहता, कभी गर्दन घुमाकर बाएं तरफ देखता तो कभी दाएं तरफ, मानो जैसे उसे कुछ सुनाई दे रहा हो। वो अजीब अजीब सी हरकतें करता। उसके चेहरे में एक अजीब सी उदासी और डर के तासुरात उभर आते। उसे वैसी हरकत करते हुए देखकर मुझे भी डर लगने लगता। मुझे शहरयार की ये डरावनी हवेली बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर मैं एक लंबा सफर तय करके अपने दोस्त शहरयार से मिलने वहां आया था और मैं अपने दोस्त को उस हाल में अकेला छोड़कर जा नहीं सकता था। और शहरयार भी चाहता था कि मैं वहीं उसके पास उसके साथ रहूं। मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे शहरयार मजीद खामोश और उदास रहने लगा। और फिर एक शाम वो अचानक से मेरे कमरे में आया और मुझसे बोला, लैला मर चुकी है। ये खबर सुनकर मैं हैरान हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं या क्या करूं। शहरयार बोला, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी मेरे दोस्त। लैला बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। वो मरने वाली है, मैं जानता था, पर हम उसे कब्रिस्तान में नहीं दफनाएंगे। वो इसी घर में रहेगी। मैं उसके जिस्म को इस घर के तहखाने में रखूंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे मेरे दोस्त? शहरयार की वो बात सुनकर मेरी तो रूह ही कांप उठी। एक लाश को घर पर रखना, ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। पर मैंने अपने दोस्त शहरयार से कुछ नहीं कहा। पता नहीं क्यों। हम दोनों लैला की लाश को उठाकर उस घर के तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगे। उस घर का नौकर शायद तब तक अपने घर जा चुका था। उस तहखाने में कई सालों से कोई नहीं आया था। वहां छत से लटके हुए मकड़ी के कई जाले थे। दर्जा हरारत कम था और हवा में नमी थी। दीवारों में लैंप्स जल रहे थे, मगर उनमें से कुछ खास रोशनी नहीं आ रही थी। उस तहखाने की बीचों बीच लकड़ी का एक ताबूत रखा हुआ था। शहरयार और मैंने लैला की लाश को उस ताबूत में रखा। लैला ने एक सफेद पोशाक पहनी हुई थी और उसका चेहरा उसकी पोशाक के जैसा एकदम सफेद पड़ चुका था। शहरयार तो बस बेसुध सा अपनी बहन के चेहरे को घूरे जा रहा था। और फिर वो उदास आवाज में बोला, लैला अब से यहीं रहेगी। मैंने शहरयार की तरफ देखा। उसका चेहरा एकदम फीका पड़ चुका था। उसके चेहरे की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। लैला मर चुकी थी। उसकी सांसें बंद थीं, उसकी धड़कनें थम चुकी थीं, मगर उसका जिस्म ठंडा नहीं था, जैसे दूसरे मुर्दों का होता है। उसके जिस्म में अब भी कुछ गर्माहट थी। मैं समझ गया था कि वो मर तो चुकी है, मगर वो मरी नहीं है। ये सोचकर मेरी धड़कनें और तेज हो गईं। शहरयार ने लैला के ताबूत को ढका और मुझे उस तहखाने से बाहर ले आया। शहरयार बोला, अब से यहां कोई नहीं आएगा। लैला आराम कर रही है, उसे कोई जगाएगा नहीं। मगर उस दिन के बाद शहरयार ने कभी आराम नहीं किया। वो कभी सोया नहीं। कोई इंसान बिना सोए कब तक रह सकता है? वो एक कमरे से दूसरे कमरे में बस चलता रहता। वो कभी अपने सामने देखता तो बस देखता ही रहता, तो कभी गर्दन घुमाकर दाएं तरफ देखता तो कभी बाएं तरफ, बस घूरता ही रहता। क्या उसे कुछ सुनाई दे रहा था या वो पागल हो गया था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं भी अब इस मनहूस घर में और इस माहौल में सो नहीं पा रहा था। मैं बस अपने बिस्तर में बैठकर इस अजीब से घर के बारे में ही सोचता रहा। बाहर बारिश हो रही थी, आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और शहरयार मेरे कमरे में आया। उसके हाथ में एक लालटेन थी। इस लालटेन की रोशनी में शहरयार का चेहरा हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा था।
वो बहुत भयानक दिखाई दे रहा था। लालटेन की रोशनी की वजह से उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। मेरे कमरे में आकर शहरयार बेताबी से बोला, अब क्या तुमने उसे सुना? क्या तुमने उसे देखा? मैंने कहा, क्या देखा, क्या सुना? तुम किस बारे में बात कर रहे हो शहरयार? शहरयार बोला, जल्द ही समझ जाओगे। उसके बाद शहरयार खिड़की के पास गया। उसने पर्दे हटाए और खिड़की खोल दी। बाहर बहुत अंधेरा था। तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो रही थी। कड़कती बिजली की आवाज इस माहौल को और भी डरावना बना रही थी। तभी बाहर एक जोरदार बिजली कड़की और चिंघाड़ता हुआ एक तेज हवा का झोंका खिड़की के पटों को झंझोड़ते हुए कमरे के अंदर आया और कमरे के खिड़की दरवाजे जोर जोर से खुलने बंद होने लगे। कमरे में जल रहे लैंप्स बुझ गए। दीवारों में लटकी हुई तस्वीरें हिलने लगीं। फर्श पर रखी कुर्सी मेज भी कांपने लगे। तभी एक जोरदार आवाज हुई और घर हिलने लगा, मानो जैसे जलजला आ रहा हो। हिलते हुए फर्श पर मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी तूफान के इस शोर में मैंने शहरयार को कहते सुना, मुझे सुनाई दे रहा है, मैं सब कुछ सुन पा रहा हूं, मैं उसे सुन सकता हूं। मैंने चीखते हुए शहरयार से कहा, कौन? तुम किसे सुन पा रहे हो? आंधी इतनी तेज थी कि मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। मैंने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। शहरयार चीखा, लैला, मैं उसे सुन सकता हूं, वो मेरा नाम पुकार रही है, वो यहां आ रही है, उसने अपना ताबूत खोल लिया है, वो सीढ़ियों से ऊपर आ रही है, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। तेज आंधी अभी भी कमरे के अंदर मौत बनकर मंडरा रही थी। खुलते बंद होते दरवाजे, खिड़कियों के पट कमजोर होकर गिरने लगे थे। बाहर जोर जोर से बिजली कड़क रही थी। तभी मेरी नजर दरवाजे पर गई और जो मैंने देखा वो इस भयानक तूफान से भी कहीं ज्यादा डरावना था। दरवाजे पर शहरयार की बहन लैला खड़ी थी। उसने वही सफेद पोशाक पहना हुआ था जो उसे ताबूत के अंदर रखते वक्त पहनाया हुआ था, मगर वो सफेद पोशाक अब खून से लाल हो चुका था। लैला अपने ताबूत को तोड़कर बाहर निकल चुकी थी। उसकी उंगलियों के नाखून उखड़े हुए थे जिनमें से खून निकल रहा था। उसका चेहरा कट फट चुका था। उसके हाथ, उसके नाखून, उसका चेहरा खून से लथपथ था। वही खून बहकर उसके कपड़ों को भिगो रहा था। हवा में उड़ती उसकी पोशाक, उसके बाल उसे किसी आसमानी शैतान के जैसा दिखा रहे थे। लैला का वो रूप बेहद ही डरावना था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुली हुई थीं और उसकी आंखें सामने खड़े उसके भाई शहरयार को ही घूरे जा रही थीं। उस तेज तूफान में अपने कमजोर से जिस्म को संभाले खड़ा शहरयार अपनी बहन को देखकर मुस्कुराया। उसकी थकी हुई आंखों में आंसू थे और सूख चुके कटे फटे होंठों पर हल्की सी मुस्कान। उसकी बहन लैला बेतासुर आंखों से शहरयार की तरफ ही देख रही थी और फिर उसने धीमे धीमे अपनी दोनों बाहें फैलाईं और शहरयार आंखों में आंसू लिए लड़खड़ाते हुए लैला की तरफ खिंचा चला गया। शहरयार लैला के करीब पहुंचा और फिर लैला ने शहरयार को कसकर गले लगा लिया। बस तभी बाहर जोर से बिजली कड़की और कड़कती बिजली की आवाज के साथ शहरयार जोर से चीखा और लैला भी एक भयानक आवाज के साथ चीखी और दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए फर्श पर गिर गए। उन दोनों का जिस्म एक दूसरे से लिपटा हुआ फर्श पर पड़ा हुआ था, एकदम बेजान। मैंने देखा उन दोनों के जिस्म में अब कोई हरकत नहीं थी। लैला शहरयार के ऊपर औंधे मुंह गिरी हुई थी और शहरयार का चेहरा छत की तरफ था। उसका मुंह और उसकी आंखें खुली हुई थीं। मैं उनके करीब गया, वो दोनों मर चुके थे। बस फिर क्या था, मैंने और देर नहीं की। मैं फौरन गिरते पड़ते उस घर से बाहर भागा और वो घर जोर जोर से हिलने लगा। उसकी छत और दीवारें टूट टूट कर गिरने लगीं। मैंने अस्तबल में बंधे अपने घोड़े को देखा, वो भी खुद को रस्सियों से छुड़ाने के लिए उछल कूद कर रहा था। मैं दौड़कर अस्तबल में गया और मैंने घोड़े को उसकी रस्सी से आजाद कर दिया। घोड़ा भागता हुआ
तंग सड़क से पुल के ऊपर से दौड़ता हुआ तालाब के पास जाकर खड़ा हो गया। मैं भी भागता हुआ उसी तरफ गया। तालाब के पास पहुंचकर मैंने पलटकर उसी घर की तरफ देखा, उसी मनहूस लाल हवेली की तरफ। आसमान में बिजली जोर जोर से कड़क रही थी और बारिश भी पूरे जोश में बरस रही थी। और फिर मेरे देखते ही देखते वो विशाल हवेली एक जोरदार आवाज के साथ किसी ताश के महल की तरह ढहकर मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। और फिर देखते ही देखते वो जमीन धंसने लगी और फिर तालाब के पानी ने उस जगह को अपने अंदर समा लिया। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। बारिश अब थमने लगी थी, बादलों का गुस्सा भी अब शांत होने लगा था, तूफान भी थक चुका था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो तूफान, वो बारिश, वो कड़कती बिजली आज उस घर को बस तबाह करने ही आई थी। वो डरावना मंजर एकदम से बदल गया। अभी कुछ देर पहले उस जगह पर मौत नाच रही थी, मगर अब वहां एकदम खामोशी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी जान बचने की खुशी मनाऊं या फिर अपने सबसे पुराने दोस्त और अपने पहले प्यार के मरने का सोग मनाऊं। वो सारी यादें जो मेरे जहन में बचपन से थीं, वो सब इस तरह मिट्टी में मिल जाएंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शहरयार और लैला एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। शायद लैला नहीं चाहती थी कि उसका बीमार भाई उसके बिना इस घर में अकेला रहे, इसलिए वो अपने भाई को अपने साथ ले गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें। चैनल खौफ का सफर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका शुक्रिया।